बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। जी, आज का हमारा लेक्चर असिम्प्टोट्स के टॉपिक पे है। एंड असिम्प्टोट्स आपकी कैलकुलस विद एनालिटिकल ज्योमेट्री में एक्सरसाइज नंबर 7.1 है। इसका बिल्कुल पहला क्वेश्चन हमारे सामने है। फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपको असिम्प्टोट्स के बारे में बता दूं कि असिम्प्टोट्स क्या होते हैं। जस्ट लाइक अ कर्व फॉर एग्ज़ाम्पल, मैं एक पैराबोला सा स्केच कर देती हूँ आपके सामने। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक पैराबोला है, ठीक है जी। एक स्ट्रेट लाइन जो किसी भी कर्व के बहुत क्लोजली पास करे, जस्ट लाइक ये एक स्ट्रेट लाइन है फॉर एग्जांपल, जो इस कर्व के बहुत क्लोजली पास कर रही है बट किसी भी स्टेज पे इस कर्व को टच नहीं कर रही। अगर आपका पैराबोला इस तरह से है, ठीक है, ठीक है, ये आपका पैराबोला है और ये लाइन एल है, दिस इज पैराबोला। ये लाइन इस कर्व के यानी कि पैराबोला के बहुत क्लोजली पास कर रही है। एक स्टेज आती है जैसे इस स्टेज पे इसके बहुत क्लोज हो जाती है, लेकिन किसी सूरत भी ये पैराबोला को टच नहीं करती है। सो अ वेरी सिंपल एग्जांपल या वेरी सिंपल डेफिनेशन इज दैट कि अ स्ट्रेट लाइन दैट पासेस वेरी क्लोज टू द कर्व but does not touch at any point, this is called the asymptote। तो असिम्प्टोट आपके पास एक स्ट्रेट लाइन ही होती है, जैसे टेंजेंट एक स्ट्रेट लाइन है वैसी असिम्प्टोट है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि असिम्प्टोट्स 3 तरह के होते हैं, बिकॉज आपकी स्ट्रेट लाइन्स 3 तरह की हो सकती हैं। एक स्ट्रेट लाइन जो कि जस्ट लाइक दिस इज़ वर्टिकल स्ट्रेट लाइन, ठीक है जी। सेकेंड स्ट्रेट लाइन that could be horizontal straight line, and third straight line may be oblique, ठीक है। जस्ट दिस इज ओब्लिक, या हम जिसे कहते हैं इंक्लाइंड असिम्प्टोट, यानी कि इंक्लाइंड, अ लाइन इज इंक्लाइंड और ओब्लिक। यानी कि इस वक्त ये जो लाइन एल मैंने ड्रॉ की है आपके सामने यहाँ पे, ये एक ओब्लिक लाइन है, यानी कि ना तो ये वर्टिकल है ना ये हॉरिजॉन्टल है, बल्कि ये लाइन जो है किसी एंगल से चढ़ी हुई है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसका जो एंगल है, अगर हम ये सपोज करें कि हॉरिजॉन्टल से इस लाइन का एंगल क्या बनता है, ये अगर हॉरिजॉन्टल लाइन है तो इस लाइन का एंगल कोई थीटा है, ठीक, थीटा समझ लें या अल्फा समझ लें, इसका कोई एंगल थीटा है। ये किसी खास एंगल से, ना ये बिल्कुल 90 के एंगल पे है ना 0 एंगल पे है, तो ये कोई ओब्लीग है या स्लांटेड लाइन है, ठीक है। तो इस तरह की लाइन को अगर वो असिम्प्टोट की फॉर्म में आती है आपके पास, तो दैट असिम्प्टोट इज कॉल्ड द ओब्लीग असिम्प्टोट, ओब्लीक असिम्प्टोट। और हम इसको इंक्लाइंड असिम्प्टोट भी कह सकते हैं, ठीक है। इसके 2 नाम हैं, इंक्लाइंड असिम्प्टोट और ओब्लीक असिम्प्टोट। दिस इज कॉल्ड द हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट, ठीक है जी, एंड दिस इज कॉल्ड द वर्टिकल असिम्प्टोट। तो असिम्प्टोट जो है बेसिकली अ लाइन जिस तरह से 3 टाइप्स की हो सकती है, बिल्कुल उसी तरह से असिम्प्टोट्स भी 3 टाइप्स के बेसिकली हो सकते हैं। तो हम इन तीनों टाइप्स के असिम्प्टोट्स को पढ़ेंगे। अब कर्व कौन सा होगा, इस वक्त मैंने पैराबोला यहाँ पे स्केच किया है और पैराबोला के अबाउट मैंने आपको एक असिम्प्टोट ड्रॉ करके दिखाया, लेकिन आपको कर्व यहाँ पे क्वेश्चन के स्टेटमेंट में दिया होगा, आपको डिफरेंट क्वेश्चंस दिए होंगे, उसमें डिफरेंट इक्वेशंस होंगी डिफरेंट कर्व्स की, और फिर उन कर्व्स की इक्वेशंस की रिस्पेक्ट से उनके असिम्प्टोट्स को डिस्कवर करना आपको कहा जाएगा, फाइंड आउट करें। तो आपने यानी कि इट्स मीन टू बी दिस के कर्व की इक्वेशन की हेल्प से ही हम उसके असिम्प्टोट्स को की इक्वेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। तो वर्किंग रूल में सबसे पहले हम आते हैं, जैसे कि मैंने आपको बताया कि यहाँ पे 3 तरह के असिम्प्टोट्स होंगे, तो हमने हेडिंग लगा ली है। सबसे पहले वर्किंग रूल में आपको बताना है कि मेन हेडिंग है असिम्प्टोट्स की, टाइप्स ऑफ असिम्प्टोट्स की, ठीक है जी। तो इसमें सबसे पहला है आपके पास हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट, सेकेंड नंबर पे है वर्टिकल असिम्प्टोट, और ये देखिए जी तीसरे नंबर पे हमने यहाँ पे लिखा है इंक्लाइंड या ओब्लीक असिम्प्टोट्स, ठीक है। अब ये 3 तरह के असिम्प्टोट्स आपने फाइंड आउट करने हैं। जनरल इक्वेशन आपके पास जिस कर्व के असिम्प्टोट्स हैं वो कर्व आपके पास ये स्टेटमेंट में लिखा हुआ है, और आपने असिम्प्टोट्स निकालें। तो वर्किंग रूल शुरू करते हैं कि वर्किंग रूल ये आपने याद रखना है, ये स्टेप्स हैं कुछ और आपने अगर इन्हें याद रखेंगे तो फिर आपके लिए आसान हो जाएगा। किसी तरह की भी इक्वेशन आपके पास आए कर्व की, आप इसी रूल को अप्लाई करेंगे। आपने क्या करना है, आपने हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट फाइंड आउट करने के लिए अपनी इन द इक्वेशन ऑफ कर्व, इक्वेशन ऑफ कर्व में जाना है, ठीक है। ये जैसे कि इक्वेशन ऑफ कर्व आपके सामने है, और उसके अंदर जो हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स है उसके कोफिशिएंट को देखना है। चेक
the coefficient of highest power of x, highest power of x, x की हाईएस्ट पावर की जो टर्म होगी उसमें उसका कोफिशिएंट देखना है एंड देन पुट इट इक्वल्स टू 0। ठीक है, ये आपका वर्किंग रूल है। आपने क्या करना है, आपने इस इक्वेशन में जाना है, कर्व की इक्वेशन में। इसको पहले तो सिंप्लीफाई करें, मतलब खोलें, सीधा करें। इसमें जो होल स्क्वायर है इसको खोलें ताकि आपको कोई इस चीज़ में वो शक ना हो कि आपका हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स क्या है, कौन सी टर्म कोई मिस तो नहीं हो रही जो हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स को इन्वॉल्व कर रही है। तो इसको आप इस इक्वेशन को खोल लें और खोलने के बाद हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स के कोफिशिएंट को देखें, उस कोफिशिएंट को उठा के इक्वल टू 0 रखें। जो इक्वेशन बनेगी दैट वुड बी द इक्वेशन ऑफ द हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट्स। ठीक है, तो वो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट की इक्वेशन होगी। अच्छा जी, ये मेरे सामने इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू x माइनस 2 होल स्क्वायर ओवर एक्स स्क्वायर। अब आप इसे कीजिए कि इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, एक्स स्क्वायर वाई, दिस इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड पे स्क्वायर खोल दें, एक्स स्क्वायर प्लस 4 माइनस 4y एंड देन एक्स स्क्वायर वाई, तमाम टर्म्स को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट कर लें बेशक, प्लस 4y माइनस 4। अब इसमें 1 2 3 4 टर्म्स हैं। इसमें वो टर्म्स जो x की हाईएस्ट पावर को इन्वॉल्व कर रही हैं वो पहली दो टर्म्स हैं। इसमें से आप एक्स स्क्वायर को कॉमन निकाल लें और बाकी टर्म्स को एज इट इज़ छोड़ दें। अब ये एक टर्म है जिसके अंदर x की हाईएस्ट पावर इन्वॉल्व हो रही है और उसका जो कोफिशिएंट बन रहा है वो ये ब्रैकेट में मैंने लिखा हुआ है। अब आपने क्या करना है, आपने इस कोफिशिएंट को उठाना है और इक्वल्स टू 0 रखना है। वहाँ से जो इक्वेशन बनेगी वो इक्वेशन हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट की होगी। और ये इक्वेशन किसकी है, ये इक्वेशन बनी है आपके पास y इज इक्वल्स टू 1। और अगर इस इक्वेशन को मैं स्केच करती हूँ, अगर इसको हम स्केच करते हैं तो ये एक ऐसी लाइन की इक्वेशन है जो लाइन जो लाइन y एक्सिस के ऊपर, अगर मैं इस तरह से, ये आपका y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है फॉर एग्जाम्पल, y एक्सिस पे इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, पॉजिटिव y एक्सिस पे y इज इक्वल टू +1 है ना, तो पॉजिटिव y एक्सिस पे 1 डिस्टेंस है। अब ये आपका होता है जी y एक्सिस, ये आपका माइनस y एक्सिस, ये आपका x एक्सिस, ये माइनस x एक्सिस। और y के ऊपर अगर हम यूनिट सेट कर लें, फॉर एग्जांपल दिस, ये ओरिजिन है आपके पास, और यहाँ तक अगर आप हॉरिजॉन्टल वर्टिकल डिस्टेंस पॉजिटिव y एक्सिस पे कवर करते हैं तो ये 1 आता है, यानी कि ओरिजिन से लेकर यहाँ तक। तो ये जो लाइन आपकी बनेगी, ये लाइन आपकी ऐसे बनेगी, ये दिस इज़ द इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, बिकॉज स्ट्रेट लाइन जो है वो आपके पास, ठीक है, ये लाइन एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। सो ये आपके पास एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है। और इसको स्केच कैसे करेंगे, इसको ऐसे स्केच करेंगे, y इज इक्वल टू 1, दिस इज़ द इक्वेशन, y इज इक्वल टू 1, इसकी इक्वेशन, इस इक्वेशन की जो लाइन बनी है वो आपके सामने ये है जिस पे मैंने डबल टिक किया। सो ये आपके पास, आप इसकी स्केचिंग से भी देख सकते हैं, ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन है। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट, अब आपका कर्व जो भी है, मुझे कर्व स्केचिंग से कोई वर्स नहीं है, बट मुझे उसका एक हॉरिजॉन्टल एसिम्पटोट मिल गया। ठीक है, और उसकी इक्वेशन कैसे आई ये आपने बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे देख लिया। अब चलते हैं वर्टिकल एसिम्पटोट की वर्किंग की तरफ। जी, तो नेक्स्ट है हमारे पास वर्टिकल एसिम्पटोट इक्वेशन। अगेन मैं आपको दिखा दूँ कि हमारी इक्वेशन बनी क्या थी। हमारी इक्वेशन है, यही मैं खोल के आपके सामने बार बार नहीं मैं इसे खोलूँगी, एक्स स्क्वायर वाई माइनस 1 टाइम्स, ठीक है जी, इस पर लिखते हैं जी, ये इक्वेशन आपकी बनती है, दिस इज इक्वल टू 0। वर्टिकल एसिम्पटोट निकालने के लिए आपने क्या करना है, इसका वर्किंग रूल ये कि इस इक्वेशन में जाएं, हाईएस्ट पावर ऑफ, यानी कि वो टर्म नोट करें जो इन्वॉल्व करती है हाईएस्ट पावर ऑफ y को, द टर्म इन्वॉल्विंग हाईएस्ट पावर ऑफ y। और फिर आप उसका कोफिशिएंट, जब आपने हाईएस्ट पावर ऑफ y को चेक कर लिया तो वो टर्म देख ली, उसके बाद उसका कोफिशिएंट देखें, उसका कोफिशिएंट चेक करें। और तीसरा काम क्या करना है, उसको इक्वल टू, उस कोफिशिएंट को इक्वल टू 0 रखना है। अब ये देखें, ये आपके पास है, इसके अंदर कौन सी टर्म से, मैं ब्रैकेट को अगर खोलूँ, एक्स स्क्वायर वाई माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 4, इसमें सिर्फ पहली टर्म है जिसमें y इन्वॉल्व हो रहा है और हाईएस्ट पावर भी 1 है। इसका कोफिशिएंट क्या बनता है, इसका कोफिशिएंट बनता है एक्स स्क्वायर। उसको मतलब अगर आप y को इस तरह से रखें तो कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर है
और यहाँ से जो इक्वेशन बनी है वो x इज इक्वल्स टू 0 है। x इज इक्वल्स टू 0 का मतलब है ये एक ऐसी लाइन है जो कि वर्टिकल है। ये किस लाइन की इक्वेशन है? ये वर्टिकल लाइन की इक्वेशन है। और ये वर्टिकल लाइन जो है x इज इक्वल्स टू 0, ये दरअसल y एक्सिस की इक्वेशन है। तो y एक्सिस इटसेल्फ आपके कर्व, जो भी कर्व होगा, मुझे नहीं पता एग्जैक्ट कैसा है, जो भी कर्व आपका इस वक्त है उसके लिए y एक्सिस की लाइन एज अ वर्टिकल असिम्प्टोट यहाँ पे काम कर रही है। और हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट तो मैंने आपके सामने निकाल लिया। अब 2 असिम्प्टोट्स तो हमने देख लिया। अब हम चलते हैं तीसरे असिम्प्टोट की तरफ, दैट इज कॉल्ड द इंक्लाइंड और ऑब्लीग असिम्प्टोट। चलिए, इंक्लाइंड या ऑब्लीग असिम्प्टोट के लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं, चूँकि ये कि इंक्लाइन एक लाइन होती है जो कि किसी भी एंगल से होती है, ना वो वर्टिकल ना हॉरिजॉन्टल होती है। तो ये एक बेसिकली असिम्प्टोट एक स्ट्रेट लाइन होती है। और स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन है मैं एक आपके सामने लिख रही हूँ। ये जनरल इक्वेशन है किसी भी स्ट्रेट लाइन की, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c। और हम ये सपोज करते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 कहते हैं, ठीक है। से 1 रिप्रेजेंट्स ऑब्लीग असिम्प्टोट, ठीक है। सपोज करें कि ऑब्लीग असिम्प्टोट जो है, कोई भी इंक्लाइंड या ऑब्लीग, ये इक्वेशन नंबर 1 से रिप्रेजेंट हो रहा है। अगर इसमें सिर्फ 2 चीज़ें अननोन हैं, एक m स्टैंड्स फॉर द स्लोप ऑफ दैट असिम्प्टोट एंड c स्टैंड्स फॉर द y इंटरसेप्ट। तो ये 2 वैल्यूज़ अगर मुझे पता चल जाएं, c की और m की, m और c अगर मुझे यहाँ पे पता चल जाए और मैं यहाँ पे इंसर्ट कर दूँ, तो मेरे पास असिम्प्टोट जो कि ऑब्लीग है उसकी इक्वेशन आ जाएगी। अच्छा, यहाँ पे m और c फाइंड आउट करने का आपके पास तरीक़ेकार क्या है, उसके लिए थोड़ी सी वर्किंग पैटर्न मैं आपको बता रही हूँ, उसको आपने हमेशा याद रखना है। आपने क्या करना है, आपने जो भी आपके पास ओरिजिनल इक्वेशन ऑफ द कर्व है वो आप यहाँ पे लिखें। इक्वेशन ऑफ द कर्व है gx² y माइनस x² प्लस 4x माइनस 4 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 कह देती हूँ। आपने जो कर्व की इक्वेशन है उसमें एक सब्स्टिट्यूशन करनी है। आपने इसमें पुट करना है, जहाँ आपको y नज़र आ रहा है उसकी जगह m, एंड जहाँ आपको x नज़र आ रहा है उसकी जगह आपने 1 पुट कर देना, और फिर देखना है कि ये इक्वेशन किस तरह की बनती है। लेकिन ये सब्स्टिट्यूशन आपने करनी है इक्वेशन नंबर 2 में। ये देखिए जी, आपके पास बनता है m 1, x की जगह मैंने 1 पुट किया और y की जगह m, माइनस अगेन 1 प्लस 4 इंटू 1 माइनस 4 इक्वल्स टू 0। अब ये मैंने आपको रफली करके दिखाया कि जब मैं इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 2 में y की जगह 1 और x की जगह 1 और y की जगह m पुट करती हूँ तो मेरी इक्वेशन की शक्ल शेप कैसे बनती है। अच्छा, इसमें आपने क्या करना है, इसमें आपने ये कितनी टर्म्स हैं, 1 2 3 4, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ देखें, आप इसकी ओरिजिनल शेप देखें। आपकी जो कर्व की इक्वेशन है इक्वेशन नंबर 2 में रिप्रेजेंट हो रहा है, यहाँ पे इसकी ओरिजिनल शेप देखें। अगर मैं आपसे यहाँ पे पूछूँ कि इसमें इस इक्वेशन की हाईएस्ट डिग्री क्या है, तो आप कहेंगे 3, बिकॉज ये टर्म है जो हाईएस्ट डिग्री को शो कर रही है। इसमें x की पावर 2 है और y की पावर 1 है, दोनों को ऐड अप कर लें तो इसकी डिग्री, इस टर्म की डिग्री बनती है 3। इस टर्म की डिग्री आपके पास बनती है 2, इस टर्म की डिग्री 1 और डिग्री 0। तो हाईएस्ट डिग्री को देखना है, हाईएस्ट डिग्री आपके पास 3 है। तो मैं अगर आपसे यहाँ पे पूछूं कि हाईएस्ट डिग्री टर्म कितनी है, तो हाईएस्ट डिग्री टर्म को मैं रिप्रेजेंट करूँ 5 से, ठीक है जी। 5 3, ये जो 5 3 है ये रिप्रेजेंट कर रही है इस इक्वेशन नंबर 2 की, कर्व की इक्वेशन की हाई वो टर्म जिसकी डिग्री 3 है, ठीक है। और चूँकि हर टर्म में x और y इन्वॉल्व हो रहा है, फर्स्ट टर्म में आपको x5 वेरिएबल नज़र आ रहा है, सेकंड टर्म में भी y तो नज़र नहीं आ रहा, y की पावर इसका मतलब है 0 है, थर्ड टर्म में भी y की पावर 0 होगी, दैट्स वाई आपको y नहीं नज़र आ रहा, और फोर्थ टर्म में आपको x और y दोनों नहीं नज़र आ रही है, इट्स मीन कि x की पावर भी 0 होगी और y की पावर भी 0 होगी। लेकिन ये बेसिकली आपकी जो कर्व की इक्वेशन है किन 2 वेरिएबल्स पर डिपेंड कर रही है, वो x और y के ऊपर डिपेंड कर रही है। तो हर टर्म में x और y कहीं ना कहीं हैं डिफरेंट पावर्स के साथ। तो मैं कहूँगी कि ये थर्ड डिग्री यानी कि वो टर्म जो डिग्री 3 की है वो डिपेंड कर रही है किन 2 वेरिएबल्स के ऊपर, x और y के ऊपर। उसके बाद आपने क्या किया, टर्म ऑफ डिग्री 2 को भी कंसिडर करना है, डिपेंडिंग ऑन द वेरिएबल x एंड y, टर्म ऑन डिग्री ऑफ डिग्री 1 डिपेंडिंग अपॉन द वेरिएबल x एंड y,
and term of degree 0 depending upon the variable x and y. अच्छा, फिर हमने क्या किया, हमने तो अभी कहा है कि जहाँ x है वहाँ हमने 1 पुट करना है और जहाँ y है वहाँ हमने m पुट करना है. तो इसमें भी आप ऐसा कीजिए, थर्ड डिग्री टर्म विद x वैल्यू 1 एंड y वैल्यू m, तो यहाँ बना ओनली m. सेकेंड डिग्री टर्म with y value m and x value 1. First degree term on m and 0 degree term on m. ठीक है जी. अब अगर आपसे मैं यहाँ पे पूछूँ, ये आपके पास, ये तो मैंने आपको रफली यहाँ पे पुट करके दिखाया था. अगर मैं आपसे पूछूँ कि इस इक्वेशन नंबर 2 जो कि आपके कर्व की इक्वेशन है, इसको देखते हुए मुझे बताएं कि ये थर्ड डिग्री यहाँ से निकालें when m is y is m and x is 1. ठीक है, थर्ड डिग्री निकालें when y is m and x is 1. ठीक है, तो ये आपके पास पहली जो टर्म है वो थर्ड डिग्री की है. अगर इसमें आपने x को 1 और y को m पुट कर दिया है तो आपके पास आंसर क्या बनता है, m. तो थर्ड डिग्री टर्म की वैल्यू है m. सेकेंड डिग्री टर्म, नाउ ये है आपके पास सेकेंड डिग्री टर्म, इसकी डिग्री जो है वो 2 है. इसमें आप x को 1 और y को 0 पुट करते हैं तो ये आपके पास टर्म बनती है -1. तो सेकेंड डिग्री टर्म की वैल्यू है जी -1. उसके बाद फर्स्ट डिग्री टर्म यानी कि जिसकी डिग्री 1 है, तो ये आपके पास x को 1 और y को m पुट करने के बाद बनती है +4. उसके बाद आपके पास नेक्स्ट है 0 डिग्री टर्म. 0 डिग्री टर्म में x को 1 और y को m पुट करने के बाद आपके पास जो बनता है वो बनता है जी -4. ठीक है, तो ये मैंने इस इक्वेशन ऑफ द कर्व में से हर डिग्री की टर्म निकाल के आपके सामने अलग अलग रखती है और उनको टर्म्स को फाई से रिप्रेजेंट किया और उसके सबस्क्रिप्ट में जो भी नंबर है वो उस टर्म की डिग्री को रिप्रेजेंट कर रहा है. ठीक है जी. अब आते हैं असल फार्मूले की तरफ. असल फार्मूला हमारे पास क्या है, हमारे पास फार्मूला है वो हम करते हैं नेक्स्ट पेज पे. एक्चुअल फार्मूला ये है कि देखिए आपने 2 काम करने थे. हमारी जो असिम्प्टोट की इक्वेशन हमने बनाई हुई है वो y = mx + c है. इसमें आपको फाइंड आउट करना है m क्या है और आपको फाइंड आउट करना है c क्या है. ठीक है, ये 2 चीज़ें आपने फाइंड आउट करनी है. तो सबसे पहले हम m फाइंड करते हैं. m को फाइंड करने का जो फॉर्मूला है वो मैं आपके सामने लिखने लगी हूँ. m के लिए आपने जो हाईएस्ट डिग्री टर्म है जो कि इस वक्त हमारी 3m है उसको उठाना है और इक्वल्स टू 0 रखना है. अब जैसे 3m का आंसर हमारे पास स्मॉल m है, उसको इक्वल्स टू 0 रखें तो यहाँ से आपके पास m की वैल्यू निकल आई जो कि आपके पास 0 है. तो m हमारा यहाँ पे फाइंड आउट हो गया. सेकंड काम हमारा c फाइंड करने का है. c कैसे फाइंड करेंगे, 4c फाइंड आउट करने के लिए आपने क्या करना है, फॉर्मूला है c = जो हाईएस्ट डिग्री टर्म है इस वक्त उसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है और उससे 1 डिग्री लोअर जो है उसको न्यूमरेटर में रखना है और यहाँ माइनस फॉर्मूले का डालना है. तो देखिए जी, हाईएस्ट डिग्री टर्म थी आपके पास थर्ड डिग्री m और उसका आप डेरिवेटिव लें विद रिस्पेक्ट टू m ही लेंगे तो आपके पास डेरिवेटिव बनता है 1. सेकेंड डिग्री टर्म आपके पास क्या थी, सेकेंड डिग्री टर्म का आंसर आपके पास था -1. ठीक है, और एक माइनस आपके पास यहाँ फॉर्मूले का है तो करा के आपके पास फाइनल आंसर +1 आता है. तो c की वैल्यू क्या निकलती है जी, +1 और m की वैल्यू निकलती है आपके पास 0. ये वैल्यूज़ उठाएं और यहाँ इंसर्ट कर दें. y = 0 + c यानी कि c stands for 1, y = 1. ये जो इक्वेशन आपके पास आई है y = 1, दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट्स द ओब्लीक या इंक्लाइंड असिम्प्टोट. अब यहाँ पे मैं आपको बताती चलूँ, जो आपने हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट निकाला था ना वो भी यही था. वही असिम्प्टोट आपका हॉरिजॉन्टल असिम्प्टोट है और वही असिम्प्टोट आपका इंक्लाइंड असिम्प्टोट भी बन रहा है. तो मोस्ट ऑफ द टाइम वैसे तो इंक्लाइंड मैंने आपसे कहा था कि हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल से डिफरेंट होते हैं, लेकिन यहाँ पे रिपीट हो गया. इसका मतलब है कि एसएच इनके अलावा हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल असिम्प्टोट के अलावा यहाँ कोई इंक्लाइंड असिम्प्टोट है ही नहीं. अगर आप इसे देखें तो ये एक्चुअली में इंक्लाइंड नहीं बनता, ये बनता आपके पास क्या है,
ये हॉरिजेंटल बनता। तो इसका मतलब रिपीट हो गया ये, चूँकि हम हॉरिजेंटल में ये निकाल चुके थे, दैट्स वाई मैं इसे अब हॉरिजेंटल एसिम्प्टोट ही कहूँगी, और वही हॉरिजेंटल एसिम्प्टोट यहाँ पे इंक्लाइन बन गया। सो बेसिकली यहाँ पे सिर्फ दो ही एसिम्प्टोट एग्जिस्ट करते हैं, एक हॉरिजेंटल और एक वर्टिकल। तो इस तरीके से आपने एसिम्प्टोट्स फाइंड आउट करने हैं। ये ऑब्लीक या इंक्लाइंड एसिम्प्टोट फाइंड आउट करने का तरीका जो है वो आगे जाके क्वेश्चंस में चेंज हो जाएगा। वो कब चेंज होगा, क्यों चेंज होगा, उसकी वजह क्या होगी, वो मैं आपको नेक्स्ट जब क्वेश्चन हम करेंगे उसके साथ साथ मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी। लेकिन जो हॉरिजेंटल और वर्टिकल एसिम्प्टोट फाइंड आउट करने की जो मैंने वर्किंग रूल बताया वो वही रहेगा, फिक्स रहेगा। सिर्फ चेंज होगा या बदलेगा तो आपका इंक्लाइंड एसिम्प्टोट बदलेगा। तो होप सो कि आपको यहाँ पे समझ आ गई होगी, इसकी प्रैक्टिस करें। इसके बाद इंशाल्लाह नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में बना के आपके सामने पेश करूँगी। थैंक यू।